हेलो एवरीवन। एग्जाम योद्धा लर्निंग ऐप और एग्जाम योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज जो ये क्लास है, वीडियो लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे भी है और लर्निंग ऐप पे भी है। तो आज का ये क्लास खास क्यों है और किनके लिए खास है, ये बात समझिए। और पूरा वीडियो लेक्चर को देखने से आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो अभी 10th पास किए हैं, जिनका 18 साल हो गया है ना, या होने वाला है, उनके लिए कितना जरूरी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जेएसएससी जो है वो बहुत सारा परीक्षा कैंसिल कर दिया, जिसमें से एक है अपना एक्साइज कांस्टेबल। कौन सा एग्जाम है? एक्साइज कांस्टेबल, ई एक्स एक्साइज ई एक्स आई एस एक्साइज कांस्टेबल, ठीक है। यानी कि जेएसएससी जो है वो 2019 का जो विभिन्न परीक्षाओं को रद्द की, जिसमें से एक परीक्षा है एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद सिपाही। तो उत्पाद सिपाही का फॉर्म फिर से भराएगा और बाकी सभी परीक्षाओं का भी भराएगा। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट खास ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री चाहिए। जैसे टेंथ, इसमें टेंथ है क्वालिफिकेशन, लेकिन उसमें 12th पास चाहिए। सचिवालय में ग्रेजुएशन चाहिए। तो उत्पाद सिपाही में जो अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं, उत्पाद सिपाही परीक्षा जो होगा जेएसएससी के द्वारा, उसमें जो एक सीट अपना पक्का करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार से, किस स्ट्रैटेजी के साथ हम एक सीट अपना कंफर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को समझिए, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस समझना जरूरी है कि सिलेबस किस प्रकार से है। तो उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है वो आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि जो सिलेबस है इसमें 3 पत्र है। तो पत्र करके समझिए कि पत्र 1 कौन सा है? पत्र 1, देखिए यहाँ आपके सामने दिख रहा है पत्र 1, जो कि हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, यानी जो पेपर 1 होगा उसमें क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों। तो हिंदी का 80 क्वेश्चन और इंग्लिश का 40 क्वेश्चन, टोटल मिला के 120 क्वेश्चन। और 120 क्वेश्चन मिला करके 30% लाना अनिवार्य है। यानी कि 36 क्वेश्चन जिसका सही होगा 120 में, 120 में जिनका भी 36 क्वेश्चन सही होगा, वो क्या होगा कि वह क्वालिफाई कर गया पेपर 2 और पेपर 3 के लिए, है ना। यानी कि जिसका पेपर 1 में 30% से कम मार्क्स आएगा, है ना, 30% से कम मार्क्स आएगा, उसका पेपर 2 और 3 जांच ही नहीं होगा। तो सबसे पहले जरूरी पेपर 1 में क्या 30% अंक लाना। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। कंफ्यूजन किसी किसी को रहता है कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के लाना है या दोनों में अलग अलग करके पास करना पड़ेगा। तो ये सब कोई झमेला नहीं है। आप किसी में अकेले इसमें भी 36 ला सकते हैं, इसमें भी 36 ला सकते हैं, या दोनों मिला करके भी 36 ला सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो ये क्वालिफाइंग का बात हो गया। नेक्स्ट पेपर 2 के बारे में समझिए, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, समझिए। एक ही चीज के लिए बार बार अलग अलग यूट्यूब चैनल जा करके बार बार समय बर्बाद करने से क्या फायदा है। तो एक बार में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन रखिए कि किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे हमारा एक सीट पक्का होगा उत्पाद सिपाही में, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो पत्र 2 देखिए, पत्र 2 जो है यानी पेपर 2 है, वो क्षेत्रीय, जनजातीय या अन्य भाषा रखा गया है। पेपर 2 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा रखा गया है ना। तो देखिए, पहले हिंदी, इंग्लिश, ये दोनों जो था इससे पहले जो आया था नोटिफिकेशन, है ना, उसमें ये दोनों था। लेकिन अभी जो संशोधन हो गया नियमावली में, तो उसके चलते क्या हुआ, ये और ये तो हट गया है और आने की भी संभावना कम है। तो आपको बाकी जो भी इधर लैंग्वेज दिख रहा है ना, हम खोटा विशेष बात करेंगे क्योंकि हम खोटा का टीचर है, तो हम खोटा के बारे में बात करेंगे डिटेल में। लेकिन जितना भी लैंग्वेज है, ये लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा जो है ना, उसमें से एक पेपर आपको चुनना पड़ेगा जो कहलाएगा पेपर 2। और पेपर 2 टोटल होगा 100 क्वेश्चन का। पेपर 2 अकेले होगा 100 क्वेश्चन का। तो पेपर 2 का 100 क्वेश्चन
और पेपर 3 एक होगा, पेपर 3 एक होगा, है ना, जिसमें 120 क्वेश्चन होगा। किस प्रकार से, देखिए सामान्य अध्ययन का 40 क्वेश्चन यानी जीएस का 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित 50 क्वेश्चन यानी झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन और गणित से 10 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के 120 क्वेश्चन। तो आपके लिए जो निर्णायक होगा वो पेपर 2 प्लस पेपर 3, दैट मीन्स पेपर 2 का 100 क्वेश्चन प्लस पेपर 3 का 120 क्वेश्चन, 220 क्वेश्चन में आपका मेरिट बनेगा। ज्वाइनिंग किस पे होगा, तो 220 क्वेश्चन पे आपका मेरिट बनेगा। 220 में जिसका मैक्सिमम स्कोर रहेगा, जो कट ऑफ पार करेंगे, उन्हीं को नौकरी मिलेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि पेपर 2 और 3 जोड़ करके ही क्या मिलेगा, मेरिट बनेगा, और जिनका भी सिलेक्शन होगा यही दोनों पेपर के दम पे होगा। तो देखिए 120 क्वेश्चन के लिए आपको कितना सारा टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, जीएस, झारखंड, विज्ञान, गणित, और पेपर 2 अकेले 100 क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक पेपर यानी लैंग्वेज पेपर, वो भी खोटा पढ़ लीजिए तो आराम से, क्योंकि एग्जाम्स योद्धा जब ऐप नहीं था उस टाइम, जेएसएससी जब उत्पाद सिपाही का परीक्षा लिया 2019 में, तो एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल एकमात्र चैनल था जिसमें 100 में से 96 क्वेश्चन सेम टू सेम मैच किया एज इट इज, जो इससे पहले हम पढ़ाए थे। तो खैर वो तो बात की बात है, इस बार तो उसका और वर्जन एक लेकर चलेंगे ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जिनका भी पेपर 2 में खोरठा है ना, चाहे जो खोरठा रखना चाहते हैं उनको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ समझिए, डिटेल से सिलेबस को समझिए, कॉपी किताब है तो लेके बैठिए। तो सबसे पहले यहाँ तो एक बात आप समझ लीजिए कि पेपर 1 क्वालिफाइंग, है ना, पेपर 2 प्लस पेपर 3, पेपर 2 हो गया लैंग्वेज पेपर, है ना, लोकल लैंग्वेज, और पेपर 3 हो गया जीएस पेपर, ऐसे करते हैं। तो दोनों जोड़ करके 220 क्वेश्चन, और इसमें से मेरिट बनेगा, इसमें से मेरिट बनेगा। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब हम पेपर 2 के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। पेपर 2 खोरठा के बारे में हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि क्या हम बात कहना चाह रहे हैं। पेपर 2 जो खोरठा है उसको समझिए कि इसमें इसमें देखिए खोरठा का पेपर जो है उसमें देखिए गद्य भाग में क्या पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, लघु उपन्यास पढ़ना है, और इसके लिए 2 बुक का नाम दिया गया है, खोरठा गद्य पद संग्रह, जिसका प्रकाशक है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, और दू डायर जिरहुल फूल, ये दोनों पुस्तक आपको पढ़ना है। साथ ही साथ व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण में क्या पढ़ना है, तो संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, मुहावरा, कहावत, ये सब पढ़ना है। और इसके लिए रेफरेंस बुक कौन सा दिया गया है, तो झा जी का, ए.के. झा जी का व्याकरण और वासुदेव महतो जी का व्याकरण। और क्या पढ़ना है, निबंध में पढ़ना है कि खोरठा निबंध जो एक संग्रह है उसको पढ़ना है, खोरठा निबंध जो संग्रह है उसको पढ़ना है ना। और संपादक मंडल जो है इसका कौन कौन, कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, बी.एन. होदार, ये सब हैं। तो ये पूरा पूरा पुस्तक आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए 2 पुस्तक मूल पुस्तक हो गया, एक है खोरठा गद्य पद संग्रह और एक है दू डायर जिरहुल फूल। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो पहला क्या है, देखिए खोरठा गद्य पद संग्रह का अगर हम बात करें, पहला पुस्तक जो है खोरठा गद्य पद संग्रह, यही था। ये पुस्तक जो है इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कहानी पढ़ना है, कहानियां पढ़ना है ना। तो कौन कौन कहानियां पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए कहानी में पढ़ना है क्या, कि पहला कहानी पढ़ना है मांझो। कौन सा कहानी पढ़ना है, मांझो, जिसके लेखक कौन है, भुवनेश्वर साहू। किसके द्वारा लिखा गया है, भुवनेश्वर साहू जी के द्वारा। दूसरा कहानी पढ़ना है धर्म करम, जो कि दिनेश कुमार दिनमणि जी लिखे हैं। सोंद माटिक टान पढ़ना है भोगनाथ ओहदार यानी बी.एन. ओहदार जी का, बी.एन. ओहदार, बी.एन. ओहदार सर का पढ़ना है। चासा पढ़ना है बंसीलाल बंसी जी का। तो 4 तो हो गया कहानी, है ना। फिर लेख पढ़ना है क्या, कि परपन सर्टिफिकेट पढ़ना है, अमर कुमार जी का द्वारा लिखा गया। उड़ीस महत्तम पढ़ना है, महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया।
खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा पढ़ना है शिवनाथ प्रामाणिक जी का। और क्या पढ़ना है देखिए, संस्मरण में पढ़ना है बरवा अड्डा का खैबोर शांति भारत शांति जी का, है ना, शांति भारत जी का। उड़ गले फुलवा रह गले बांस पढ़ना है संस्मरण में, जो कि गोविंद महतो जंगली जी लिखे हैं। यात्रा वृत्तांत में क्या पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत में पढ़ना है दार्जिलिंग और गंतोक यात्रा जहर, दार्जिलिंग और गंतोक एक यात्रा, जो कि डॉक्टर चतुर्भुज साहू लिखे हैं। और क्या पढ़ना है, पुट्टी और पालू पढ़ना है शब्द चित्र में, जो कि झा जी का है। बड़का बुजुर्ग बिरसा और शेख भिखारी, ये दोनों जीवनी के अंदर पढ़ना है, झा जी का और पारसनाथ महतो जी का। एकांकी में पढ़ना है डाह नाटक को पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका 14 चैप्टर हो गया पूरा का पूरा। शुरू में इधर का गद भाग, और पद भाग में देखिए क्या पढ़ना है। पद भाग में आपको पढ़ना पड़ेगा 14 उधर हो गया 15 से, कि छुआ दुलार, किसान, जय जवान जय किसान, एखनेक जिंदगी, बाहरे अंग्रेज, चाइल चिन्हा, है ना, ये लेखक के नाम हो गया और ये चैप्टर का नाम हो गया। तो आप इसको लिख लीजिए, आप पेन कॉपी लेकर के लिख लीजिए। ये पेड क्लासेस का है ना, तो इसका पीडीएफ हम यूट्यूब पे नहीं दे रहे हैं। ये देखिए फिर क्या पढ़ना है, मानिक हमार, बखरी, बसंत राग, मर्देक पुथाइल, गाँवेक मानुस, पयान गीत, जुगेक मरम, बेड़ायल समय, डाइन भूतेक सबूत नाय, बिना सिंहेक सबूत, कड़ाय, कखन हतक भोर, चीख रे धरतीक पुता, देशेक जुबान, धरतीक छोटा नागपुर एक, हंसिक जोगाड़, लहर, तनी सुन रे मानुस। तो इस प्रकार से कुल 34 चैप्टर है। समझिए यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि इस प्रकार से इसमें ये जो बुक है ये वाला देखिए, यहाँ पे कलर का थोड़ा सा पेन का कलर बदलते हैं, आपको समझ में आसानी से आएगा, है ना। कि देखिए ये वाला जो बुक है इसमें कुल 34 पढ़ना है, यानी कि गद्य में 14 और पद में 20, टोटल मिला करके 34, है ना। तो ये 34 पढ़ना पड़ेगा इस बुक का। उसी तरह डू डैट जरूर फुल में, तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पता है सरकार जो है एक्टिव मोड में है, और ये जेएसएससी का झारखंड का कोई भरोसा नहीं, कहिया वैकेंसी दे दे और 2 महीना में परीक्षा ले लेगा, तो ताकते रह जाइएगा, खाली जॉब लेने में समय लगेगा। इसलिए आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए, कंप्लीट करके रखिए कम से कम। क्योंकि जेपीएससी के रिजल्ट से यह पता चल गया कि देखिए किस प्रकार से धांधली हुआ कि नहीं हुआ वो तो बाद का बात है, लेकिन कितना कटअप ज्यादा चला गया उम्मीद से परे। तो कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, और ये कंपटीशन में अपने आप को सस्टेन करने के लिए आपको पूरा जी जान लगा देना पड़ेगा। और यह एक 10th लेवल का उत्पाद सिपाही बहुत ही बढ़िया जॉब है। इसीलिए आपको खोरठा के दम पर झारखंड के दम पर नौकरी लेना है, तो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा लैंग्वेज पेपर को, ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ पे और समझिए, कि ये जो चीज है अभी हम बताएं 34 चैप्टर पढ़ना है, तो 34 चैप्टर का नाम भी दिखा दिए। आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, है ना। ये नाम दिखा दिए हम आपको, और चैप्टर का नाम है इधर इधर रचनाकार एक तरफ से चैप्टर का नाम। तो टोटल चैप्टर हो गया यहाँ पे 34 कंप्लीट। किस प्रकार से पढ़ा जाए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आएगा, क्वेश्चन एक भी ना छूटे, गलत होने की संभावना नहीं। क्योंकि जब हम 2019 में पढ़ाए थे, 2019 में, तब 96 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आया। तो कैसे आया आप खुद से इसको जज कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं इसमें, कि इस चैप्टर को एक तो कंप्लीट करते हैं। रुकिए, ये जो चैप्टर है भुवनेश्वर साहू द्वारा लिखा गया मांझो, पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, और फिर इससे जितना भी एमसीक्यू बनेगा उसको अभी यहाँ क्लास में कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पढ़ना किस प्रकार से है। बरगलाइए नहीं, है ना, बरगलाना नहीं है, एग्जैक्ट सही रास्ता में चलना है। धीरे चलिए लेकिन सही रास्ता में चलिए, गड़बड़ाना नहीं है ना। तो भुवनेश्वर साहू द्वारा जो लिखा गया चैप्टर है मांझो, इसको हम लोग समझेंगे किस प्रकार से लेखक लिखे हैं मांझो चैप्टर को। और फिर इससे जो एमसीक्यू निकलेगा एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि ऐसे नहीं कि एमसीक्यू बहुत सारा करा दिए बिना रिलेवेंट वाला, एग्जाम रिलेवेंट जो होगा वही। क्योंकि अपना जो एग्जाम्स योद्धा जो है, इसका टैगलाइन ही क्या है, इजी टू लर्न, इजी टू लर्न।
यानी कि हर चीज को इजी कर देना, बस और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को एकदम गवाए हुए, ठीक है। ये रहा कहानी के बारे में थोड़ा सा समझिए कि इस जो कहानी का नाम क्या था, मांझो। इसका लेखक कौन है, भुवनेश्वर साहू। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ सकता है कि मांझो कहनी कौन किताबे उखरवेल गिल है। मांझो कहनी के लेखक के लागत। खैर ये सब चीज समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी तो पहला क्लास है आपका, है ना। देखिए इसका परिचय समझिए लेखक का पहले, फिर कहानी स्टार्ट होगा, क्योंकि समय देना पड़ेगा, लैंग्वेज पेपर है, नंबर पूरा लाना है। तो देखिए भुवनेश्वर साहू का जन्म 8 जनवरी 1959 को सांकुल ग्राम पतरातू में हुआ था। यानी कि भुवनेश्वर साहू जी जो हैं, मांझो कहानी के लेखक जो हैं, उनका जन्म 8 जनवरी 1959 को सांकुल ग्राम पतरातू में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है वो क्या है, राम किशुन साहू। क्या नाम है पिता का नाम, राम किशुन साहू था, जो एक किसान थे। भुवनेश्वर साहू का शिक्षा एमए किए खोरठा से, खोरठा तक हुआ। इनकी लिखी कहानियों में संतोख या संतोष और कुल दिया काफी चर्चित रही। यानी कि भुवनेश्वर साहू का जो जन्म है वो 8 जनवरी 1959 को साकुल ग्राम पतरातू में हुआ। इनके पिता का नाम राम किशुन साहू था और वो जो है एक किसान है। भुवनेश्वर साहू का जो शिक्षा है वो एमए तक हुआ और इनकी लिखी कहानियां जो है संतोख और कुल दिया जो है सब बहुत ज्यादा चर्चित रहा। मांझो कहानी के अलावे इनके द्वारा लिखा गया एगो पारिख 9 गो झोरा, देखिए एगो पारिख 9 गो झोरा भी काफी चर्चित रहा। यानी कि संतोख, कुलदिया, मांझो इस सब के अलावे ये गो पारिख 9 गो झोरा जो भुवनेश्वर साहू जी लिखे हैं ये भी बहुत ज्यादा चर्चित रहा। ये कहानी जो है मांझो, उसमें क्या दिखाया गया वो समझिए कि मांझो कहानी में भुवनेश्वर साहू ने दर्शाया है कि यदि प्रेम सच्चा हो तो केवल शारीरिक सौंदर्य पर निर्भर नहीं करता। यानी कि अगर आपका प्रेम बिल्कुल सच्चा है तो शरीर का खूबसूरती जो है सो मायने नहीं रखता है। यही चीज इस कहानी में भुवनेश्वर साहू जो है मांझो कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। किस प्रकार से, देखिए जैसा कि इस कहानी में मांझो अपंगता, अपंगता मतलब कि अपंगता मतलब कि समझिए कि जैसे किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, इस टाइप का जो स्थिति है, अपंग हो जाता है, अपंगता की शिकार हो जाती है, फिर भी उसका विवाह विनोद के साथ इसलिए हो पाता है क्योंकि विनोद वास्तव में मांझो से प्रेम करता था। यानी कि इस कहानी में दिखाया गया है कि विनोद का विवाह मांझो के साथ इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि कहानी के अंदर मांझो जो है सो अपंगता की हालत में हो जब पहुंच जाती है, फिर भी विनोद उससे विवाह करता है। और क्यों करता है, क्योंकि विनोद का प्रेम मांझो के प्रति बिल्कुल सच्चा है, इसीलिए। ठीक है, इस कहानी को डिटेल में समझेंगे, ऐसा नहीं 2 लाइन पढ़े और खत्म हो गया, पूरा समझिए क्या मैटर है। कहानी का जो पात्र है उसको समझिए कि कहानी में एक मांझो है, कौन है, मांझो है। दूसरा कौन है, विनोद है। और तीसरा कौन है, गणपति है, जो कि विनोद का पिता है, यानी फादर ऑफ विनोद है ना। विनोद का पिता कौन है, गणपति है। तो ये 3 लोग मेन कैरेक्टर में है ना। गौण पात्र में इसकी माँ भी रहती है, विनोद की विनोद की नहीं, मांझो की माँ रहती है। तो चलिए कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि एक जरा सा भी ना छूटे, और धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो फिर आपको दूसरा का चैनल जाकर के देखना पड़ेगा और कोई फायदा नहीं होगा वीडियो का। देखिए क्या है कि कहानी का जो इस तरह से स्टार्ट होगा कि रात चरम पर था, कहानी स्टार्ट हो रहा है। देखिए कोई फिल्म स्टार्ट होता है तो तुरंत समझ में नहीं आता है, उसी प्रकार से कहानी पूरा सुनिएगा, पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि रात चरम पर था। रात जो है सो कहाँ था, पूरा चरम पर था, घना अंधेरा। रात चरम पर था, चारों तरफ घना अंधेरा, एकदम सुनसान। इस सुनसान रात में कभी कभी झिंगुर का आवाज तो कभी कुत्तों के
भौंकने की आवाज आ रहा था। यानी कि समझिए क्या है कि रात जो है सो एकदम हो चुका है और चारों तरफ घना अंधेरा, सुनसान रात। रात में कभी कभी झिंगुर का आवाज आ रहा है तो कभी कभी कुत्ता का भौंकने का आवाज आ रहा है। सभी लोग नींद में थे, पूरा सब कोई सोया हुआ है, लेकिन एक की आंखों में नींद नहीं। सभी लोग सोया हुआ है लेकिन एक की आंख में नींद बिल्कुल नहीं है। और वो थी मांझो। किसकी आंख में नींद नहीं है? मांझो, जो कभी अपने कटे हुए हाथ को देखती थी तो कभी सामने चरपाई पर सो रही माँ को देख रही थी। यानी पूरे सब कोई सोया हुआ है, रात चरम पे है, सुनसान रात है, झिंगुर का आवाज आ रहा है, कुत्ता का आवाज आ रहा है, लेकिन एक की आंख में नींद बिल्कुल नहीं है। वो है मांझो। मांझो कभी अपने कटे हुए हाथ की ओर देख रही है तो कभी अपने माँ की ओर देख रही है, जो वहीं बगल में चारपाई पर सोई हुई है। वही माँ जिसने मांझो के लिए अच्छा से अच्छा घर और वर की तलाश में थी। यानी वही माँ की तरफ देख रही है जो अपनी बेटी के लिए, मांझो के लिए एक अच्छा से अच्छा घर और एक अच्छा से अच्छा वर के तलाश में थी। यानी घर और वर मतलब दूल्हा के तलाश में थी। और कहानी फिर इस आगे बढ़ता है कि सुबह सुबह एक खबर सांडी पहुंचा। सांडी जगह का नाम है। देखिए, सुबह सुबह एक खबर सांडी पहुंचा कि मांझो को रांची मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा गया है। यानी कि देखिए, कहानी रिलेट करिएगा कहाँ पहुंच रहा है कि भोरे भोरे एगो खबर है एकदम भिनसरे, सांडी पहुंच रहा है और मांझो को रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कहानी में विनोद के पिता जो है गणपति को एक लालची पिता के रूप में दिखाया गया है, जो दहेज के लालच में अपने पुत्र विनोद का विवाह गिरिडीह में तय कर देता है। कहाँ तय कर देता है? गिरिडीह में तय कर देता है। किंतु लड़की का उम्र अधिक रहने के कारण विनोद को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता। यानी कि वहां कहानी को रोकिए, देखिए यहाँ पे जो है तीन चीज चल रहा है कहानी में। एक तरफ रात में सोए हुए है मांझो, अपना याद कर रही है। दूसरा तरफ सांडे एगो न्यूज पहुंचा हॉस्पिटल वाला। और तीसरा कहाँ यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तीनों रिलेट करेंगे फिर हम लोग बाद में कि कहानी में विनोद का पिता को दिखाएगा कि एकदम लालची आदमी है। वो दहेज खतीले अपन बेटा के शादी गिरिडीह में तय कर देता है, वो भी एक अधिक उम्र के लड़की के साथ जेकर उम्र बेसी भेल है तकर जोरे। लेकिन क्या होता है कहानी में टर्निंग पॉइंट आएगा कि विनोद जो है से रिश्ता को मंजूर नहीं करता है। बोलता है गिरिडीह में हम बिया उया ना करबो, लड़की हमरा पसंद नहीं खाओ, है ना। उसके बाद जब वह मंजूर मना कर देता है अपने पिता के बात को कि गिरिडीह में हम शादी नहीं करेंगे, लड़की ठीक नहीं है, उसका उम्र ज्यादा है। उसके बाद क्या होता है कि जब रजरप्पा से विनोद के लिए रिश्ता का बात चला, यानी कि रजरप्पा से फिर बात चला विनोद का रिश्ता का, तो विनोद इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे देता है। यानी विनोद जो है वो रजरप्पा वाला लड़की को देख करके पसंद कर लिया कि ना अब हम शादी करेंगे, क्योंकि विनोद मांझो को पसंद करता था। यानी कि रजरप्पा किसका घर हुआ? मांझो का। और विनोद जो है सो मांझो को पसंद करता है, उसको देखा तो उसको भाग गई कि हाँ ठीक है ना। तो वो अपना स्वीकृति दे देता है कि नहीं हम जो है सो रजरप्पा में शादी करेंगे। उसके पिता इस रिश्ते को अपनी मंजूरी नहीं देता क्योंकि दहेज नहीं मिल रहा था। यानी विनोद जब हाँ कर रहा है तो उसके पिता ना कर रहे हैं कि ना शादी तो नहीं हो तो बिना दहेज के, शादी तो ना होगा बिना दहेज के, है ना। उसके बाद क्या, क्यों नामंजूर कर रहे हैं? क्योंकि दहेज नहीं मिल रहा है रजरप्पा में, है ना। और आगे कहानी बढ़ता है। विनोद जो है फिर क्या कहता है, विनोद ने अपनी माँ को स्पष्ट रूप में कह देता है कि यदि मैं विवाह करूंगा तो मांझो के साथ, अन्यथा अभी हम 5 साल बिया ना करबो। जो क्या बोल रहा है कि बाबूजी कह दी पसंद है कि नहीं, हमरा फुल पसंद हो, हमरा जो है से पूरा पूरी पसंद हो रजरप्पा वाली लड़की जे मांझो से, तो करबो शादी तो ओकरे साथ, नहीं तो अभी जो हम 5 बचर बिया नहीं करबो।
ऐसा विनोद अपनी माँ को कहता है। गणपति एक किसान है ना, गणपति जो है सो एक किसान था। घर का घर का जो काम होता है, घर के कामों को करने वाला मात्र विनोद की माँ थी। गणपति किसान है और उसके घर में जितना भी काम है वो सब काम करने वाला कौन है? केवल और केवल उसकी एक माँ थी, विनोद की माँ थी। इसलिए विनोद की विवाह की काफी जरूरत थी। यानी उसका घर में काम करने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए विनोद जो है उसको विवाह करना पड़ रहा है ताकि मदद हो सके माँ का। और काफी जरूरत जो शब्द है इसके लिए खोटा में इस्तेमाल किया जाता है, जुनजुनात दरकार, कि एकदम दरकार लागे, एकदम जुनजुनात दरकार लागे कि ओकरा बियाह करो पाते है ना, कि एकदम काफी जरूरत हो गया था विनोद का विवाह के लेकर के। जब गणपति की बेटियां थी तो घर के कामों में माँ की मदद करती थी। यानी जब गणपति के बेटी यानी विनोद की बहन लोग थी तब तक तो घर में कोई दिक्कत नहीं था, माँ जो काम करती थी उसमें मदद करती थी। लेकिन लेकिन अब क्या हुआ कि उस सबका शादी हो गया, किंतु अब वे अपने अपने ससुराल चली गई। इसलिए विनोद का विवाह वहीं तय हुआ जहां उसकी पसंद थी। यानी कि उसके पिता वाला जो गिरिडीह वाला रिश्ता था वहां तो नहीं शादी सेट हुआ, क्योंकि उसको पसंद नहीं था। तो राजरप्पा में सेट हुआ, किसके साथ? मांझो के साथ। क्यों? क्योंकि घर में भी जरूरत है कि शादी करना पड़ेगा, और लड़का बोल रहा है कि हम शादी करबो तुम्हें करबो, नहीं तो अभी 5 साल नहीं करबो जो। तो फागुन तृतीया के दिन तिलक हल्दी रंगाई हुआ। यानी फागुन तृतीया के दिन तिलक और हल्दी रंगाई हुआ। विवाह का दिन पिछला पर्व नवमी को तय हुआ। विवाह का दिन तय हुआ, जिस दिन लगन बांधने के लिए जाना था, है ना, जिस दिन लगन बांधने के लिए जाना था तय हुआ था, ठीक उसके 2 दिन पहले रजरप्पा से यह खबर आया कि सांडी पहुंचा कि लड़की का 5 उंगली कट गया। देखिए, अभी हम लोग जोड़ रहे हैं कहानी को कि जिस दिन लगन बांधना जाना था ओकर 2 दिन पहले डायरेक्ट खबर पहुंचा सांडी कि लड़की का 5 उंगली कट गया है। यानी रिलेट करिए, हम लोग पहुंचे थे कि खबर पहुंचा सांडी कि मांझो जो है से रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती है। वो और ये कनेक्ट करिए, जोड़िए स्टोरी को। तो सांडी पहुंचा कि लड़की का जो है 5 उंगली कट गया है। अब क्या होगा रे बाबा, लड़की का हाथ कट गया। अब विनोद क्या करे, या सोच रहा कि अब विनोद क्या करे या सोच रहा था। तभी पिता ने कहा, जो भाग्य में होता है वह होकर रहता है। क्या पिता कहते हैं? कि जो भाग्य में होता है वो तो होकर रहेगा। तुम कल ही रांची चले जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या बोल देते हैं उसके पिता कि लड़की का हाथ कट गया, तुम सब टेंशन मत लो, जो भाग्य में होता है वो तो होकर रहता है, तुम रांची जाओ और अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगा। दूसरे दिन विनोद रांची जाने वाली बस में सवार हो गया। उसके अगला दिन जो है विनोद जो है सो रांची जाने वाला बस में सवार हो गया और वह पुराने दृश्य को देखने लगा। यानी आदमी गाड़ी में बैठे के बाद ना सोचने लगा हमारे जो ऐसे भलो वैसे भलो, तो जो पुराना दृश्य था उसको याद करने लगा कि जब रजरप्पा के मेला में विनोद अपनी बहनोई के संग घूम रहा था। यानी अपने जीजा के साथ जब विनोद रजरप्पा के मेला में घूम रहा था, उसी समय मांझो विनोद की दीदी के साथ मेला में घूम रही थी। यानी जब बहनोई के साथ विनोद घूमने गया था उसी टाइम मांझो अपनी दीदी के साथ जो है सो वही मेला में घूम रही थी, रजरप्पा वाला मेला में। और विनोद इसी क्रम में मांझो को पसंद किया था। देखिए मैटर कहां से कहां जा रहा है। यानी कि जो हम बात बताए थे विनोद को पसंद है, तो पसंद पहले से हो गया था लड़की कि मेला घूमे घरी ओकरिंग जो है राजरप्पा में देखा देखी हो गया था और तुरंत हाँ रिश्ता के लिए कर दिया था। तो वही दृश्य को याद करता है कि जब वो अपना बहनों के साथ गया था घूमने के लिए और मांझो अपनी दीदी के साथ जो है, देखिए यहाँ पे मांझो विनोद की दीदी के साथ मेला में घूम रही थी। विनोद के दीदी के साथ जखन मेला में घूम रही थी तो उसी टाइम उसको पसंद आ गई थी। तो यह दृश्य को याद करता है, पहले का दृश्य को। कौन? विनोद, बस में बैठे बैठे, है ना। और याद करने के बाद रांची मेडिकल अस्पताल में मांझो
देखिए कहानी चल रहा है, एक तरफ विनोद याद कर रहा है कि नहीं हम फर्स्ट टाइम उसको इस तरह देखे थे, वो मेरे दीदी के साथ थे, हम बहनों के साथ थे, तब ऐसे थे वैसे थे, पुराना दृश्य। और इसी टाइम एक एक जन जो है सो बस में, दूसरा अस्पताल में है, मांझो अस्पताल में है, और अस्पताल में मांझो जो है सो याद कर रही है कि जब घर में उसकी विवाह की तैयारी चल रही थी, इसी दौरान अपनी भाभी के संग ढेकी से चावल कूटने के दौरान उसकी उंगली कट गई। यानी देखिए पांचों उंगली जो कटा वो कैसे कटा कि भाभी के संग ढेकी, ढेकी क्या होता है, ढेकी होता है एक लकड़ी का बना हुआ चीज होता है, गांव में होता है, चावल उवल कूटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं बना के, एक लंबा सा यहाँ रहेगा, यहाँ पे इसका मुंह रहता है लोहा का लगा हुआ, और इसमें और यहाँ पे पैर रखा जाता है, और पैर से यहाँ दबाया गया, इधर करेंगे टिक 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 टिक, है ना, और यहाँ कूटा जाता है। तो यही यही उसका पांचों उंगली कटा है मांझो का। ठीक है, तो ढेकी से उसका पांचों उंगली कटा, तो दोनों तरफ याद चल रहा है, मांझो अस्पताल में यह याद कर रही कि उसका हाथ का उंगली कैसे कटा, और इधर विनोद याद कर रहा है कि हम उसको पहला बार देखे कैसे थे। उसके बाद क्या होता है, कहानी आगे बढ़ता है कि विनोद अस्पताल पहुंचा और उसने विश्वास दिलाया कि वह विवाह मांझो के साथ ही होगा। यानी कि अब क्या हो रहा है, कहानी समाप्त की ओर हम लोग चल रहे हैं कि विनोद अब जो है सो बस से सीधे पहुंच गया अस्पताल, और उसको विश्वास दिलाया कि मेरा जो शादी होगा अब तुम्ही के साथ होगा। इस बात को मांझो की मां ने भी सुना, यानी मांझो की मां भी यह बात को सुनती है जब विनोद आश्वासन दे रहा था मांझो को कि मेरा विवाह तो तुम्हारे साथ ही होगा। इस बात को कौन सुनी, मांझो की मां भी सुनी। सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे, इस बात के समय सबका आंसू जो है उसमें, सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। किस्मत ने कुछ और ही तय किया, है ना, क्या बोल रहे हैं कि भले सब लोग इनकार कर रहा था लेकिन सबके आंखों में आंसू बह रहा है, सब खुशी के आंसू में था, है ना, किस्मत में कुछ और ही तय करके रखा था, किंतु विनोद अपने विवेक से अपनी तकदीर को बदलने का काम किया। यानी कि जो विनोद है वो अपना बुद्धि के बल पर, अपना दिमाग के बल पर, है ना, क्या किया, अपना तकदीर को बदलने का काम किया, और इस तरह से मांझो को एक नया जीवन मिला, और इस प्रकार से मांझो जो थी उसको एक नया जीवन मिला। ठीक है, अब हम लोग इसका एमसीक्यू पढ़ेंगे। हो सकता है मेरा वीडियो यहाँ साइड में ठीक से नहीं आ रहा हो, लाइट का व्यवस्था मेरे पास नहीं है उतना अच्छा से, लाइट कट गया है अभी, है ना, तो एमसीक्यू पर आते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, तो आई होप आपको कहानी पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, ये जो है ना, ये पेड क्लास है, ये फ्री नहीं है, आज के लिए फ्री है, सिर्फ यूट्यूब पे है और ऐप पे भी है। आज दीपावली के अवसर पर आप लोगों के लिए एक एकदम दीपावली डिस्काउंट लाया गया है ना, दीपावली से ये जो है ना, आज से छठ पूजा तक, यानी कि 10 नवंबर तक, आज से 10 नवंबर तक और 11 में भी, 11 नवंबर तक ये पूरा जो कोर्स है, उत्पाद सिपाही का स्पेशल पेपर 2 खोरठा का पेपर का जो पूरा कोर्स है, इसका जो प्राइस है वो 1999 है, लेकिन 50% डिस्काउंट पर मात्र 999 में आप इसको ले सकते हैं अभी, है ना, 999 में आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और यह क्लास जो है सो ऐप पे चलेगा। कब तक ऑफर है, तो आज से लेकर के छठ पूजा तक, फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे पिछला कुछ वीडियो में हो चुका है, कुछ क्लासेस के साथ हो चुका है। सचिवालय के लिए लोग बोल रहे थे सर आप तो नहीं पढ़ाने वाले थे, कैसे बढ़ा दिए। मेरा कुछ नहीं है, ऑफर है, तो आप अगर इनरोल होना चाहते तो हो जाइएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, मांझो कहानी के रचनाकार कौन है, भुवनेश्वर साहू। देखिए इसमें टिक किया हुआ, अगला बार से नहीं रहेगा, है ना। मांझो कहानी के रचनाकार कौन है, भुवनेश्वर साहू। उसी प्रकार से मांझो कहानी में सुबह सुबह खबर कहां पहुंचा, तो सांडी पहुंचा था। कहानी से रिलेट करिए, जवाब देने का कोशिश करिए, यहां टिक किया हुआ क्या हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मांझो कहानी में रांची मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कौन भर्ती है, तो मांझो भर्ती रहती है रांची मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद का पिता का नाम क्या था, तो विनोद का पिता का नाम क्या है, गणपति है, जो कि लालची आदमी था। गणपति का स्वभाव कैसा बताया गया कहानी में, तो लालची।
है ना। दहेज के लालच में गणपति ने अपने पुत्र विनोद का विवाह कहां तय कर दिया था? तो गिरिडीह में तय किया था। विनोद का विवाह कहां तय हुआ? फाइनली रजरप्पा में तय होता है मांझो के साथ। आप क्वेश्चन कर पाइएगा, क्यों? क्योंकि आपने डिटेल से पढ़ाई की है, शॉर्टकट नहीं लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद का विवाह किसके साथ तय हुआ? तो विनोद का विवाह मांझो के साथ तय होता है। विवाह करूंगा तो मांझो के साथ, अन्यथा खाली स्थान वर्षों तक मैं विवाह नहीं करूंगा। तो क्या वो कौन बोलता है ऐसा? विनोद कहता है। क्या कहता है? विवाह करूंगा तो मांझो के साथ करूंगा, अन्यथा 5 वर्षों तक मैं विवाह नहीं करूंगा। गणपति कैसा व्यक्ति था? तो गणपति किसान था। मांझो के तिलक भेल रहा है कौन महीना में? फागुन तृतीया के दिन। तो विनोद और मांझो का विवाह का दिन पिछला पर्व के नवमी को तय हुआ था, है ना। रजरप्पा से यह खबर खाली स्थान पहुंचा कि लड़की का 5वां उंगली कट गया। तो कहां पहुंचा था? सांडी। विनोद कहां पढ़ाई करता था? तो रांची में। मांझो की उंगली कैसे कटा? तो ढेंकी से। अब जवाब ऐसे दे दीजिएगा, डिटेल पढ़े हैं ना। मांझो कहानी में के तकदीर के तकबीर में बदले काम करे है। तो मांझो कहानी में तकदीर के तकबीर में बदले के काम विनोद करो है। मांझो कहानी में कौन पात्र नए है? तो मांझो है, गणपति है, विनोद है, बिरजू नाम का कोई नहीं था। मांझो जो कहानी है ओकरने मांझे के बिहा केकर संगे तय भेल रो है? तो विनोद के संगे तय भेल रो है। मांझो कहानी के लिखवैया भुवनेश्वर साहू के जन्म बतावा। तो 8 जनवरी 1959, है ना। तो ये रहा पूरा का पूरा उत्पाद सिपाही, है ना। ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा जो उत्पाद सिपाही आने वाला वैकेंसी है, उत्पाद सिपाही के बारे में डिटेल में कि कैसे कैसे तैयारी किया जाए, क्या सिलेबस है, किस प्रकार से खोटा पेपर पढ़ा जाए, किस प्रकार से एक सीट अपना पक्का किया जाए। अगर आप इस पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, है ना, आप इस पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से या प्ले स्टोर में जाकर के प्ले स्टोर में जाकर के आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एग्जाम्स योद्धा ऐप को। वहां पे अपना नंबर डाल करके रजिस्टर करना होगा एज ए स्टूडेंट। वहीं पे आपको कोर्स दिख जाएगा स्टोर सेक्शन में, और वहां से आप इसको अभी 999 में परचेज कर सकते हो। ये बढ़ करके कितना हो जाएगा? इसका प्राइस है एक्चुअल 1999 2000 का है, लेकिन 999 में ये आपको दीपावली ऑफर पर, दीपावली छूट में मिल रहा है। और ये छूट चलेगा कब तक? तो यह छूट चलेगा छठ पूजा तक, है ना। इसके बाद इसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह जो वीडियो है, लेक्चर है उत्पाद सिपाही को लेकर के, ये समझ में आ गया होगा। इसमें पूरा पढ़ाया जाएगा, सब पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ व्याकरण पढ़ाया जाएगा। और किसी कारणवश अगर सिलेबस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसको भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा होना ना के बराबर चांस है कि सिलेबस में किसी भी प्रकार का चेंजेस होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी बात जो है सब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी दीपावली टू ऑल। और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी दीपावली।